गुड इवनिंग बच्चों। वॉइस क्लियर है? हेलो, वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, वीडियो क्लियर है? स्लाइड क्लियर है? चलिए जी। तो आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए हम उसका आखिरी किंगडम पढ़ रहे हैं, मेरे जरिए पढ़ाया जाने वाला, जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। और किंगडम प्लांटी को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसका नाम था एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। इनमें से मैं आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और आज मेरा आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म पढ़ाने के लिए दूसरे सर आएंगे। आज आपकी डाइवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगी। आज आपका डाइवर्सिटी का आखिरी लेक्चर। ठीक है, चलिए आ गए सब, जोड़ रहे हैं अभी तो। एनाटॉमी पढ़ाने के लिए दूसरे सर आएंगे। बेटा मेरे को दूसरे फेज में जाना पढ़ाने के लिए। अविनाश, कौन से सर आएंगे? अरे सर ही आएंगे, चिंता मत करो। आप एलएन पर हो, चिंता मत करो। ऑफलाइन है कल से, बिल्कुल आपको ऑफलाइन आना। मैसेज आ गया आपके पास में ऑफलाइन का? उसके बाद क्या स्टार्ट होगा बेटा? धीरे धीरे अपने आप सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। एक दो वीक बाद ऑफलाइन कर सकते हैं क्या? वो आप एडीसी अकाउंट पर बात कर लेना बेटा। सर टेस्ट तक सिलेबस कंप्लीट होगा। कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा? 120 दिन बताया आपको, 120 दिन बताया। अभी तो 7 दिन ही हुए बेटा। ऐसा क्या कर रहा है अभी सिलेबस का? व्हाट इज फॉर्म क्लास? आर्टिफिशियल क्लास वो क्लास जिसका एवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्म क्लास। जैसे ड्यूटरोमाइसिटी एवोल्यूशन में कहीं नहीं आती। फंजाई की सबसे प्रिमिटिव क्लास फाइकोमाइसिटी है, सबसे डेवलप क्लास ड्यूटरोमाइसिटी। जिन्होंने सर ऑनलाइन करनी हो तो वो आप अपने एडीसी अकाउंट पे कोऑर्डिनेटर से बात करना। चलिए पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद में सारी आपकी बातों का जवाब देंगे। आप हो भी तो इतने सारे, आप एक बंदा मैसेज टाइप करता है, उसका जवाब देता हूँ, तब तक तो वो नीचे चला देता है। ऑफलाइन का मैसेज नहीं आ रहा आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, चिंता मत करो। आपने बताया था नॉन मोटाइल गैमेट सिर्फ रेड एल्गी में होंगे, बीजीए में नहीं। बीजीए में बेटा गैमेट बनेंगे ही नहीं। बनेंगे तो मोटाइल इमोटाइल होंगे ना। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोक्रिएट होता है, और प्रोक्रिएट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि गैमेट का ही फॉर्मेशन नहीं होता। कीर्ति क्लियर है? विकास बोलो बेटा, डिफरेंस बिटवीन डिप्लोहेप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक बताया। डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट हो और हेप्लॉइड फेज इतने कम टाइम के लिए ना हो। डिप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक में एक लाइफ साइकिल में 2 डिप्लॉइड फेजेस अलग अलग टाइम के लिए डोमिनेट होती है, उसको बोलते हैं डिप्लोबायोटिक। डिप्लो का मतलब 2, बायोटिक का मतलब 2। दो एक लाइफ साइकिल में 2 डोमिनेंट डिप्लॉइड हो अलग अलग टाइम के लिए, उसको बोलते हैं डिप्लोबायोटिक। मॉड्यूल में आंसर है कई का? आंसर नहीं, क्वेश्चन है। थ्योरी मॉड्यूल से करें सर? बिल्कुल करनी है। आ जाएगा मैसेज, आ जाएगा, चिंता मत करो। सर फ्लैजेला नंबर 2 से 8 का क्या मीनिंग होता है? 2 3 अलग अलग स्पीशीज वेरी कर सकती है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, इस टाइप से। रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन जिसको बोलते हैं। कोविड टेस्ट नहीं कराया है, कल क्लास है मेरा। अब तुमने तो मेरे को कोविड ही कर दिया था ना 3 दिन पहले, तो भूल गए? बहुत आंसर है मॉड्यूल में, वो नॉन मोटाइल स्टेज के लिए बेटा, गैमेट के लिए नहीं। अगर ऐसा है तो आप उसमें करेक्शन कर लेना। every covered till previous day of test. Sir, for test will be everything covered till previous day of the test. बिल्कुल सही बात है ईश्वरी। हेप्लोडिप्लोन्टिक और डिप्लोहेप्लोन्टिक का डिफरेंस, जब डोमिनेंट फेज हेप्लॉइड है और डिप्लॉइड इतने कम टाइम के लिए इग्नोर ना कर दे तो हेप्लोडिप्लोन्टिक, और जब डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट हो और हेप्लॉइड इतने कम टाइम के लिए उसे इग्नोर कर सके तो डिप्लोहेप्लोन्टिक। हेप्लोडिप्लोन्टिक ब्रायोफाइट में होता है और डिप्लोहेप्लोन्टिक टेरिडोफाइट में होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं मोबाइल नंबर दे रखा है आपको, आप उस पर बात कर ले। कोई भी पढ़ ले बेटा, नया मॉड्यूल पढ़ ले, पुराना पढ़ ले, एक आध 2 लाइन का है फिर, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। सर रेड एल्गी में यूनिसेलुलर भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। पोरफायरिडियम यूनिसेलुलर होता है।
लीफी गेमेटोफाइट अकर्स इन मोसेस, ब्रायोफाइटा के अंदर लीफी गेमेटोफाइट होता है। लीफी गेमेटोफाइट का मतलब है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ट्रू लीफ नहीं होती। यीस्ट को कौन सा किंगडम में रखा गया है, बताया ना, यीस्ट को विटेकर ने जानबूझ करके फंजाई के अंदर रखा। फिर दे दो मोबाइल नंबर, मैं नंबर देता हूं जब तक तो आप लॉग आउट कर जाते हो। मैं 3 बार नंबर दे चुका हूं, इसलिए लास्ट तक स्टे कनेक्टेड। शेयर योर नंबर अगेन, ठीक है बेटा देता हूं। चलिए जी, अब शुरू करते हैं साहब जिम्नोस्पर्म। आगे जितने कनेक्ट होने थे हो गए। चलिए जी, जिम्नो का मतलब नाम से पता चल रहा है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिनमें सीड नेकेड होता है उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। सीड नेकेड होने का मतलब क्या होता है? आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो, मैंने कहा जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के चारों तरफ किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, ना फर्टिलाइजेशन के पहले ना फर्टिलाइजेशन के बाद। इसका मतलब कहीं पर कवरिंग होती है। कहां पर कवरिंग होती है? एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब कवर्ड, स्पर्म का मतलब सीड, जिनमें सीड कवर्ड होता है चारों तरफ से। किससे? देखो, पहले एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म में ये स्ट्रक्चर है कार्पल। कार्पल 3 चीज से मिलकर के बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखो, ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल। तो ओव्यूल चारों तरफ से कवर्ड है, किससे? ओवरी से। ओव्यूल में जैसे एम्ब्रियो बनेगा तो ओव्यूल कन्वर्ट होगा किसमें? सीड में। और ओवरी कन्वर्ट होगी किसमें? फ्रूट में। तो सीधी सी बात है, सीड चारों तरफ से किससे कवर्ड हुआ है? फ्रूट से। सीड चारों तरफ से किससे कवर्ड हुआ है? फ्रूट से। क्यों कवर्ड हुआ है? क्योंकि ओव्यूल चारों तरफ से कवर्ड है किससे? ओवरी से। तो ओव्यूल कन्वर्ट होगी सीड में, तो ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में। इसलिए एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड है, सीड चारों तरफ से कवर्ड है किससे? फ्रूट से। अब जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में देखो आप, ये है मेगास्पोरोफिल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल में ये तो पिन्नेट लेमिना है और ये इसका स्टॉक है। मैं आपसे बात यहां पर साइकस के अंदर कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये स्टॉक जो होता है, इस स्टॉक पर डेवलप होता है ओव्यूल। ये है ओव्यूल। क्या इस ओव्यूल के चारों तरफ किसी तरह की कोई ओवरी वॉल है? क्या इस ओव्यूल के चारों तरफ किसी तरह की कोई ओवरी वॉल या किसी तरह की कोई कवरिंग है? नहीं। तो यहाँ पर जो ओव्यूल है वो नेकेड है। अब इसके अंदर होती है आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया के अंदर होता है एग। मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा जायगोट, और जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ओव्यूल में जैसे एम्ब्रियो बना, ओव्यूल विद एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। ठीक है, मैंने ये बताया था मेगास्पोरेंजिया के अंदर जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कहलाएगा सीड। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को बोलते हैं ओव्यूल। तो सीधी सी बात है, ओव्यूल में जैसे एम्ब्रियो बना, स्ट्रक्चर को कहेंगे सीड। क्या सीड चारों तरफ से किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि ओव्यूल चारों तरफ से किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड नहीं है, इसलिए बोलते हैं नेकेड सीड। ऐसे मान के चलो, जैसे ये जिम्नोस्पर्म के अंदर ये मेगास्पोरोफिल। ठीक, ये पूरी मेगास्पोरोफिल है। ये पिन्नेट लेमिना है, ये इसका स्टॉक है, और ये जो घड़ी का डायल आपको नजर आ रहा है, ये घड़ी का डायल है ओव्यूल। क्या है? ओव्यूल। अब इस घड़ी के डायल के अंदर डाला आपने सेल। सेल क्या हो गया? एम्ब्रियो। ओव्यूल विद एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। क्या ये ओव्यूल चारों तरफ से किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड है? क्या नहीं। क्या ये ओव्यूल चारों तरफ से किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड है? नहीं। तो ये जब इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो ओव्यूल विद एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। क्या सीड चारों तरफ से किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड है? नहीं। और सीड यहां से टूट के ऐसे कैसे नीचे गिर जाएगा? ये देखिए, तो यहाँ पर सीड कैसा हो गया? नेकेड। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? एंजियोस्पर्म में ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ऐसी हाथ जैसी स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। तो ये हाथ क्या हो गए? ओवरी। और ये क्या हो गया? ओव्यूल। इसके अंदर डाला आपने एम्ब्रियो। ओव्यूल विद एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। तो ये स्ट्रक्चर हो गई सीड। तो ये हाथ जैसी स्ट्रक्चर जिसको आपने ओवरी बोला था, वो क्या हो गया? फ्रूट। यही कारण है जब आप फ्रूट काटते हो तो उसके अंदर आपको सीड नजर आता है, क्योंकि ओव्यूल चारों तरफ से कवर्ड है ओवरी से। ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में और ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में। क्लियर है भाई? यही कारण है कि एंजियोस्पर्म में क्लोज कार्पल होता है। क्लोज कार्पल मतलब ओव्यूल चारों तरफ से कवर्ड है ओवरी से। वही जिम्नोस्पर्म में ओपन कार्पल होता है। तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओव्यूल के चारों तरफ किसी तरह की कोई ओवरी वॉल नहीं होती। दूसरी बात आपने देखा होगा, एंजियोस्पर्म कॉस्मोपोलिटन नेचर शो करते हैं। कॉस्मोपोलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर, सब जगह पर मिलते हैं। क्यों? फ्रूट अपने आप में एक अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होती है। फ्रूट अपने आप में एक अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होती है। चटकीले भड़कीले रंग के होते हैं, एक स्पेशल टेस्ट होता है, एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है। नहीं चाहते हुए भी बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर देते हैं।
नहीं चाहते हुए भी बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट कर देते हैं। यही कारण है कि एंजियोस्पर्म कॉस्मोपॉलिटन नेचर देखने को मिलता है। उसके अगेंस्ट में जिम्नोस्पर्म बहुत लिमिटेड रीजन्स में देखने को मिलते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली ज़ीरोफाइट्स। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली ज़ीरोफाइट। सर तो ऐसा कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होता है। मैंने यही तो बताया बेटा, ओव्यूल के चारों तरफ कोई ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं है। जिम्नोस्पर्म एक्सक्लूसिवली ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। एक जमाना था जब जिम्नोस्पर्म इस अर्थ पर डोमिनेंट फ्लोरा के फॉर्म में मौजूद थे। एक जमाना था जब जिम्नोस्पर्म इस अर्थ पर डोमिनेंट फ्लोरा के फॉर्म में मौजूद थे। टाइम, बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशन और एंजियोस्पर्म के किसी भी हैबिटेट को इजीली एक्सेप्ट कर लेने की कैपेसिटी। टाइम, बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशन और एंजियोस्पर्म के किसी भी हैबिटेट को इजीली एक्सेप्ट कर लेने की कैपेसिटी ने जिम्नोस्पर्म को रिप्लेस कर दिया और एंजियोस्पर्म को डेवलप कर दिया। फिर बोल रहा हूं, एक जमाना था जब जिम्नोस्पर्म इस अर्थ पर डोमिनेंट फ्लोरा के फॉर्म में मौजूद थे। टाइम, बदलती एनवायरमेंटल कंडीशन और एंजियोस्पर्म के किसी भी हैबिटेट को इजीली एक्सेप्ट कर लेने की कैपेसिटी ने जिम्नोस्पर्म को रिप्लेस कर दिया और एंजियोस्पर्म को डेवलप कर दिया। आज जिम्नोस्पर्म सरकते 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 कहां करके अटके? जीरोफिटिक कंडीशन। मेरा दावा है आने वाले 2-5 हजार सालों में जिम्नोस्पर्म वहां से भी एलिमिनेटेड हो जाएंगे और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वहां भी एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। ठीक, चलें जी। जिम्नोस्पर्म को फर्स्ट सीडेड प्लांट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सीड का फॉर्मेशन हुआ जिम्नोस्पर्म। दो बात बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, टेरिडोफाइट। स्टेब्लिश ऑफ सीड हैबिट, जिम्नोस्पर्म। बीज बनने की शुरुआत हुई टेरिडोफाइटा से, सिलेजेनेला साल्विनी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, ठीक। लेकिन बीज सीड बना कहां पर? जिम्नोस्पर्म। तो ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट टेरिडोफाइट, स्टेब्लिश ऑफ सीड हैबिट जिम्नोस्पर्म। सीड सबसे पहले दिखा कहां पर? जिम्नोस्पर्म में। सीड के बनने की शुरुआत कहां से हुई? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ये बात दो एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछते हैं, बस ये ध्यान रखना, ओरिजिन और स्टेब्लिश या फॉर्म। दूसरा, जिम्नोस्पर्म फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। मैंने आपको बताया था लैंड पर सक्सेसफुली रहने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, रूट और वेस्कुलर टिश्यू। कंप्लीटली सक्सेसफुल होने के लिए मैंने एक बात और बताई थी आपको कि मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे भी जाएगा, पानी में तैर के नहीं जाएगा। इंसेक्ट से जाएगा, बर्ड से जाएगा, एनिमल से जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटी से जाएगा, एयर से जाएगा, कैसे भी जाएगा, लेकिन पानी में तैर के नहीं जाएगा। तो फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट होती है जिम्नोस्पर्म, क्योंकि बिकॉज वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे भी जाएगा, पानी में तैर के नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, कोल्ड एरिया या स्लोप ऑफ हिमालयन माउंटेन्स पर देखने को मिलते हैं। दे फेस वाटर स्कैरिसिटी कंडीशन। वाटर स्कार कंडीशन मतलब पानी की कमी, और जो पानी की कमी में ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट। पानी की कमी दो तरीके से होती है, एक को बोलते हैं बच्चों फिजिकल ड्राइनेस और दूसरे को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। देखो, पानी की कमी दो तरीके से हो सकती है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजिकल ड्राइनेस का मतलब क्या होता है? पानी है ही नहीं तो काम में क्या लेंगे। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस का मतलब क्या होता है? इतना सारा है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आप काम में ले सकते हैं। इमेजिन करो आप रेगिस्तान में खड़े हैं, डेजर्ट में, कौन सी ड्राइनेस है, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल? फिजिकल। पानी है ही नहीं तो काम में क्या लो। ठीक है, सपोज करो आपको पानी की प्यास लगी, आप समुद्र में खड़े, ओशियन के अंदर, चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन क्या वो पानी आपकी प्यास बुझा सकता है? नहीं। ये कौन सी ड्राइनेस है? फिजियोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब है ही नहीं, फिजियोलॉजी का मतलब इतना सारा है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आप उसे काम में ले सकते। ठीक है, इसी तरह से जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक कंडीशन शो करते हैं, और ये दोनों जगह पर मिलते हैं, डेजर्ट एज वेल एज कोल्ड रीजन, दोनों में देखने को मिलते हैं। डेजर्ट में कौन सी ड्राइनेस है? फिजिकल ड्राइनेस, पानी है ही नहीं तो काम नहीं करेंगे। कोल्ड रीजन में फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस है, चारों तरफ पानी पानी है, वाटर वाटर है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में। क्या प्लांट वाटर को सॉलिड फॉर्म में काम में ले सकता है? नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में काम में ले सकता है। अब एग्जामिनेशन में कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म्स आर मेनली फाउंड, जिम्नोस्पर्म्स आर मेनली फाउंड, पहला ऑप्शन दिया जाए आपको डेजर्ट और दूसरा ऑप्शन दिया जाए आपको कोल्ड रीजन, दोनों में से एक चुनना हो तो किसे चुनेंगे? प्लीज रिप्लाई। फर्स्ट ऑप्शन है डेजर्ट और दूसरा ऑप्शन है कोल्ड रीजन। गलत जवाब, इसका सही जवाब है कोल्ड रीजन। बच्चों, डेजर्ट में प्लांट होता ही नहीं। आप 2 किलोमीटर रेगिस्तान में चलोगे तो आपको दो प्लांट मिलेंगे। आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ, हिमालयन रीजन पे जाओ, चारों तरफ आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आती है। वहां पर सारे प्लांट जीरोफाइट्स होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ जीरोफाइट होते हैं, और मोस्ट ऑफ जीरोफाइट के अंदर भी जिम्नोस्पर्म्स सबसे ज्यादा होते हैं। तो कभी आपको चुनना हो डेजर्ट और कोल्ड रीजन दोनों में से, तो हमारा आंसर जाएगा कोल्ड रीजन। ठीक है, एक तो हिमालय का स्लोप होता है,
पानी ठहरता नहीं है, बहकर के सीधा नीचे आ जाता है, तो वैसी पानी की कमी है। और जो बचा कुचा पानी है वो भी सॉलिड के अंदर, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए। मेन प्लांट बॉडी आपको मैंने बताया कि टेरिडोफाइटा से मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, स्पोरोफाइट, और टेरिडोफाइटा से मेन प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। ठीक है, रूट की बात करूं, प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएटेड होती है। जो रूट होती है वो टेप रूट होती है। अब देखो साइकस में टेप रूट के साथ कॉलरॉइड रूट्स में मिलती है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि साइकस में सिर्फ कॉलरॉइड रूट होती है, नहीं, साइकस में टेप रूट होती है, टेप रूट के अलावा कॉलरॉइड रूट्स भी होती है। मैंने बताया था आपको कॉलरॉइड रूट कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इन कॉलरॉइड रूट के कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है। कौन से रीजन में है, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और आपको याद हो तो जब माइक्रोराइजा पढ़ाया था तो बताया था पाइनस की जो रूट्स होती है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। एंडोमाइक्रोराइजा जिसको हम बोलते हैं, रूट्स ऑफ पाइनस विद फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोराइजा। ठीक। स्टेम की बात करें, ये दोनों एनसीईआरटी की चीजें हैं, ये अच्छे से याद करना था। स्टेम या तो ब्रांच हो सकता है, साइकस और सिड्रस एनसीईआरटी के एग्जांपल है, या अनब्रांच हो सकता है, साइकस। ये देखो आप। लीफ की बात करें तो लीफ सिंपल निडल लाइक होती है, निडल लाइक माइनस में मिलती है, डायग्राम आपको नजर आ ही रहा है। टेप रूट और कॉलरेट रूट में अंतर क्या होता है, टेप रूट वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जबकि कॉलरेट रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, टेप रूट जमीन के अंदर गहराई में होती है, जबकि कॉलरेट रूट सरफेस लेवल पर भी मौजूद होती है। या यूं कह लें कि जो टेप रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है, वो नीचे की तरफ जाती है, जबकि साइकस कोई कॉलरेट रूट जो होती है वो एपोजियोट्रॉपिक होती है। इन पर ग्रेविटेशन का कोई असर नहीं होता, ना ये ग्रेविटेशन लाइन के साथ जाती है ना अगेंस्ट जाती है, ये ग्रेविटेशन लाइन के परपेंडिकुलर रहती है, तो ये सरफेस पर ही होती है। सब जिम्नोस्पर्म नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में भी तो हो सकता है, आप लेकर के आ रहे हो, है कि नहीं, नेचुरली नहीं है। नेचुरली तो इसको दिन में एंजियोस्पर्मी जिंदा नहीं रहने देते, न्यूट्रिशन ले लेते, किसी वजह से पहुंच जाए तो सर्वाइव कर जाते हैं। सिंपल निडी लाइक होती है, पाइनस के अंदर देखो डायग्राम में दिख रहा है, इनेटली कंपाउंड होती है साइकस के अंदर। ठीक है, खास बात, लीव्स शो जीरोफिटिक एडेप्टेशन। जीरोफिटिक एडेप्टेशन देखो, पानी कम है। ठीक है, सर एनाटॉमी आज ही स्टार्ट करेंगे, नहीं, मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं तो डाइवर्सिटी पढ़ा के फिर कर दूंगा। मैं जिम्नोस्पर्म के बाद क्या पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, छुट्टी। चलिए जी, लीफ शो जीरोफिटिक एडेप्टेशन। जीरोफिटिक एडेप्टेशन मतलब पानी की कमी है तो कुल मिलाकर के लीफ ने अपने आप को मॉडिफाइड किया वाटर का लॉस कम से कम करने के लिए। ठीक, देखना, आ जाओ। थिक क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल का मतलब अगर थिक क्यूटिकल होगी तो वाटर का लॉस कम से कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, सकन स्टोमेटा होते हैं, आप जानते हैं सकन स्टोमेटा भी वाटर का लॉस कम करते हैं। दूसरी बात, सरफेस एरिया कम होता है। देखो निडिल लाइक लीफ होती है जिससे वाटर का सरफेस एरिया कम होता है, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर का लॉस कम होगा। तो जो निडिल लाइक लीफ होती है, जो निडिल लाइक लीफ होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये सरफेस एरिया कम है, और सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस कम होगा। तो ये लीव्स जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करती है क्योंकि पानी को बचाना होता है। ठीक, चलिए जी, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें, वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में भी थे, टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू थे, यहाँ भी वेस्कुलर टिश्यू अभी भी प्रिमिटिव ही है। देखो आप, जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यूज थोड़े से डेवलप हुए, निटम, वेल्वेशियर, एफिड्रा में। इनमें एक्सेप्शनली जाइलम के अंदर वेसल्स मौजूद होती है, सिर्फ जाइलम में वेसल्स है, फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं बनी है। देखो टेरिडोफाइटा में भी वेस्कुलर टिश्यू थे, जिम्नोस्पर्म में भी वेस्कुलर टिश्यू है। टेरिडोफाइटा में कोई टेरिडोफाइट ऐसा नहीं है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती हो, एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है स्टेम ऑफ आइसोटिस। आई रिपीट, टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू थे, लेकिन कोई टेरिडोफाइट ऐसा नहीं है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती हो, एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है स्टेम ऑफ आइसोटिस। लेकिन जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं सारे जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यही कारण है कि सारे के सारे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो वुडी होते हैं। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज की जाती है, इसका मतलब है आर्बोसेंट। आर्बोसेंट मतलब वुडी। मोस्ट ऑफ द जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ट्री फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो जितने भी ट्री होते हैं सब सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, लेकिन इफेड्रा एक ऐसा है जो सब लाइक होता है, नीटम, उला, लाइनास, वुड क्लिम्बर्स होते हैं, इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्सेप्शन क्या है, सारे जिम्नोस्पर्म ट्री फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म शब फॉर्म में भी होते हैं। शब का एग्जांपल है आपके सामने इफेड्रा, और लाइनास, वुड क्लिम्बर जिनको हम बोलते हैं, उनका एग्जांपल नीटम, उला, उनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वुडी ट्री फ्रॉम फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, वुडी ट्री मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है इसलिए वो वुडी हो जाते हैं,
हर ट्री वुडी हो ये कोई जरूरी नहीं, सारे जिम्नोस्पर्म वुडी ट्री होते हैं, आर्बोस इन नेचर शो करते हैं। चलिए लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करें, जैसे आपको बताया टेरिडोफाइटा से मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई है, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब एक बॉडी पर एक टाइप के ही सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेट बट एक्सेप्शनली पाइनस आर मोनोशियस। ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, मतलब दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है, चलिए अब कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं, आप मेरा साथ देने की कोशिश करना। आ जाओ। एक शब्द है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर। स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट। याद हो तो गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करने के यहाँ पर दो तरह के नेचर शो करता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है और एक कंडीशन ये हो सकती है कि स्पोरोफाइट ने स्पोर प्रोड्यूस किया, इस स्पोर का हुआ जर्मिनेशन, इस जर्मिनेशन से बना गैमेटोफाइट, और इस गैमेटोफाइट ने प्रोड्यूस किया मेल गैमेट। अब देखो, मेल गैमेट प्रोड्यूस करने की वजह से इसका नाम हुआ मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने वाले स्पोर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। इसी तरह से ये दूसरा स्पोर है, इस स्पोर का हुआ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से बना गैमेटोफाइट, और इस गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किया। फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने की वजह से यहां से नाम तय हुए, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले गैमेटोफाइट को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने वाले स्पोर को बोलते हैं मेगास्पोर। ठीक है, इतनी बातें हमने पिछले टर्म पर कर दी, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, इस स्पोर का होगा जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन से बनेगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करने के यहाँ पर दो तरह के नेचर शो कर सकता है, या एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो, या एक गैमेटोफाइट पर किसी एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन। याद आया ये बात किस रेस्पेक्ट में गई थी, जब एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो, तो सीधी सी बात स्पोरोफाइट कैसा होगा, होमोस्पोरस। और जब एक गैमेटोफाइट पर किसी एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो, तो स्पोरोफाइट कैसा होगा, हेटेरोस्पोरस। याद आया, जब एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस, और जब एक गैमेटोफाइट पर किसी एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो स्पोरोफाइट हेटेरोस्पोरस। कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब अपन बड़ी क्लास में आ गई, ये बोलना अच्छी बात नहीं, एक बॉडी पर दोनों और एक बॉडी पर एक, इसके लिए भी टर्मिनोलॉजी है। जब एक बॉडी पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो इसे बोलते हैं मोनोशियस, और जब एक बॉडी पर किसी एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायोशियस। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत होता है वो इस मोनोशियस डायोशियस की वजह से गलत होता है। सबसे पहले तो मोनोशियस डायोशियस को अपने दिमाग में रिटेन करो। आज तक बचपन से लेकर आज तक आपने जो पढ़ा है कि उसके अगेंस्ट है। बच्चे को पूछो बेटा मोनो का मतलब क्या होता है, एक, डाई का मतलब होता है दो। अब उसे पूछो एक बॉडी पर एक टाइप का गैमेट है तो मोनोशियस नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में यही है ना, एक पर एक तो एक के लिए आता है मोनो नहीं। एक बॉडी पर दोनों टाइप के गैमेट डायोशियस, क्योंकि दो है नहीं। ध्यान रखना, मोनोशियस मतलब एक पर दोनों। जब भी आपके दिमाग में मोनोशियस आए एक पर दोनों, डायोशियस मतलब डिफरेंट पर डिफरेंट। एक यही चीज है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है। अभी अपने दिमाग में ये दोनों टर्म बिल्कुल क्लियर करो, मोनोशियस मतलब एक पर दोनों, डायोशियस मतलब डिफरेंट पर डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। जब एक बॉडी पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी मोनोशियस, और जब एक बॉडी पर एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो कंडीशन कहलाएगी डायोशियस। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब गैमेटोफाइट मोनोशियस होगा तो स्पोरोफाइट हमेशा होमोस्पोरस होगा, और जब गैमेटोफाइट डायोशियस होगा तो स्पोरोफाइट हेटेरोस्पोरस होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बात करें साहब। तो ये बता दूं आपको, जो ऊपर वाली सिचुएशन है, जो ऊपर वाली सिचुएशन है ये एक्सक्लूसिवली टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है और कहीं नहीं दिखती, जबकि ये जो सिचुएशन होती है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। पहला चैप्टर क्लोज हुआ था, चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहा हूं। कोशिश करना साहब, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा आप जवाब देने की कोशिश करना।
स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस कहलाते हैं। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर मोनोसिस या डायसिस कहलाते हैं। फिर रिपीट करता हूं, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करता है। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर मोनोसिस, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस कहलाते हैं। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर मोनोसिस या डायसिस कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं जो पूछूं उसका जवाब देने की कोशिश करना। ठीक क्या गैमेटोफाइट के लिए हम कभी भी होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या गैमेटोफाइट के लिए हम कभी भी होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? शाबाश, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गैमेटोफाइट कभी स्पोर का प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि गैमेटोफाइट कभी भी स्पोर का प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक, अब बताओ, क्या स्पोरोफाइट के लिए हम मोनोसियस डायसियस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या स्पोरोफाइट के लिए हम मोनोसियस डायसियस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? शाबाश, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्पोरोफाइट कभी गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो जो गैमेट का प्रोडक्शन करता है वो मोनोसियस डायसियस होगा, जो स्पोर का प्रोडक्शन करता है वो होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस होगा। गैमेटोफाइट कभी भी होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस नहीं होगा और स्पोरोफाइट कभी भी मोनोसियस या डायसियस नहीं होगा। तो ध्यान रखना, टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है ये कभी भी मोनोसियस और डायोसियस नहीं हो सकता है। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट इट मे बी मोनोसियस और डायोसियस हो सकता है। अब जैसे ही मैंने बात कही कि इस जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट इट में भी मोनोसियस डायोसियस हो सकता है, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, इसका मतलब सर ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं नहीं, ध्यान रखना, गैमेट ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोड्यूस बाय गैमेटोफाइट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, गैमेट ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोड्यूस बाय गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट मोनोसियस डायोसियस है किस बिहाफ पर? ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट प्रोड्यूसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट प्रोड्यूसिंग, क्योंकि गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है। बात ये आती है सर, अगर गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर स्पोरोफाइट को मोनोसियस डायोसियस क्यों कहा है? ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट बियरिंग, क्योंकि ये गैमेट को बियर कर रहा है। अब बात आती है, अगर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का स्पोरोफाइट गैमेट को बियर कर सकता है तो टेरिडोफाइट क्यों नहीं गैमेट को बियर कर रहा है? तो एक लाइन में जवाब है, क्योंकि यहां पर एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर होता है। और जब स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर होगा तो वही गैमेटोफाइट बनेगा, और जब गैमेटोफाइट बनेगा वहां गैमेट का प्रोडक्शन होगा। और सीधी सी बात है, गैमेट ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोड्यूस बाय गैमेटोफाइट। ऐसे समझो। पहले टेरिडोफाइटा की बात करते हैं साहब। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? में स्पोरोफाइट ये स्पोरोफिल, ये स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर। ठीक, में स्पोरोफाइट ये स्पोरोफिल, ठीक है, ये स्पोरेंजिया, और इसके अंदर ये स्पोर। अब टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जैसे ही स्पोर मेच्योर होता है स्पोरेंजिया हो जाती है बस्ट, और स्पोर उड़ता हुआ आएगा बाहर। जहां स्पोर गिरेगा वहां जर्मिनेट होकर बनाएगा गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। क्या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का एक दूसरे से कोई रिलेशन है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर हो रहा है, और जहां स्पोर गिरेगा वहां गैमेटोफाइट बनेगा, और जहां गैमेटोफाइट बनेगा वहां गैमेट बनेंगे। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का कोई रिलेशन है? नहीं। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट कभी भी मोनोसियस या डायोसियस नहीं हो सकता, क्योंकि स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर होता है, और जहां स्पोर जर्मिनेट होगा वहां गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेट ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोड्यूस बाय गैमेटोफाइट। अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। में स्पोरोफाइट, ठीक है, ये स्पोरोफिल, ये स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर। अभी तक क्या हो रहा था? जैसे ही स्पोर मेच्योर होता था स्पोरेंजिया बस्ट हो जाती थी, स्पोर बाहर जाता था, जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाता था। अब यहाँ क्या होता है? स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर होता है, ये गैमेटोफाइट। स्पोर ने जर्मिनेट होकर बनाया गैमेटोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। अब गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा? गैमेट। गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा? गैमेटोफाइट। लेकिन गैमेटोफाइट किस पर है? स्पोरोफाइट पर। क्यों? क्योंकि एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन है, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर है। इसलिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 39 लास्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा के जैसे जिम्नोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं देता।
ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है। कैसे? ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो इंडिपेंडेंट फ्री है। टेरिडोफाइटा में इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग होते हैं, वहां भी गैमेटोफाइट अलग होगा। क्या जिम्नोस्पर्म में भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है? नहीं, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होने की वजह से स्पोरेंजिया के अंदर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है भाई? इतनी बातें समझ में आई। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में थोड़ा बाद में स्पोरेंजिया बस्ट होता है, तो क्या उस केस में भी ये यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आ तो बाहर ही है ना, और जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तब तक तो बाहर ही एम्ब्रियो के साथ में, इसलिए। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही सही बाहर आ जाता, अंदर ही रहेगा तो हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, मोनोसियस, डायोसियस, स्पोरोफाइट समझ में आई। ध्यान रखना, गैमेट ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय गैमेटोफाइट। गैमेट ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय गैमेटोफाइट। तो स्पोर गैमेटोफाइट मोनोसियस डायोसियस है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट प्रोड्यूसिंग, स्पोरोफाइट मोनोसियस डायोसिस है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट बियरिंग। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, स्पोरोफाइट मोनोसियस डायोसिस है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट बियरिंग, गैमेट ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय गैमेटोफाइट। क्लियर है साहब? चलिए, अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, कितनी बात आपको समझ में आई उसको अपन एक बार बात करते हैं। ठीक, आ जाओ। अब जो मैं कंडीशन दे रहा हूं उन कंडीशन को समझना, उसके बाद अपन बात करेंगे। ये एक स्पोरोफाइट आपके सामने बना रहा हूं, ये देखो, ये एक प्लांट है, ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, इस स्पोरोफाइट पर एक लीफ लग रही है, इस लीफ पर माइक्रोस्पोरी माइक्रोस्पोर पैदा हो रहा है इसका हो रहा है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट बन रहा है और ये मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट का प्रोडक्शन कर रहा है। सब स्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है। इसी प्लांट की दूसरी लीफ पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्लांट की दूसरी लीफ पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हो रहा है, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, इससे बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट, और ये फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप हो रहा है फीमेल गैमेट। एक कंडीशन ये हो गई। एक दूसरी कंडीशन दे रहा हूं, ये एक दूसरा प्लांट है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया भाई, सीधा बनाते हैं। देखो, ये दूसरा प्लांट है, ये स्पोरोफाइट। अब देखो, इस प्लांट पर जितनी भी लीफ लग रही है, सारी लीफ पर माइक्रोस्पोरी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हो रहा है। इस एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, और ये मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों कंडीशन समझ में आ गई साहब? अब जो मैं पूछ रहा हूं आप लिखते जाओ, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता जाए। पहले मैं पहले वाले प्लांट की बात कर रहा हूं, जिस प्लांट पर एक लीफ पर माइक्रोस्पोर बन रहा है, दूसरी लीफ पर मेगास्पोर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अब बताओ, ये जो पहला वाला प्लांट है जिसमें एक लीफ पर माइक्रोस्पोर है, जिसमें एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन से मेल गैमेट बन रहा है और दूसरे पर मेगास्पोर बन रहा है, तो बताओ ये मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के ब्याह पर मोनोसियस या डायोसियस? अरे पहले क्वेश्चन समझो, मेल गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करने के ब्याह पर मोनोसियस या डायोसियस? बच्चों वही गलती कर रहे हो जो मैंने कहा था, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो नहीं होता बेटा, एक पर दोनों होगा तो उसे बोलेंगे मोनोसियस। पहले ये टर्म क्लियर करो अपने दिमाग में तो क्वेश्चन समझ आएगा। मोनोसियस का मतलब होता है एक पर दोनों, मोनो का मतलब एक नहीं होता। जब एक गैमेटोफाइट एक टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो ये मोनोसियस होगा या डायोसियस होगा? शाबाश। अब शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ये कागज पे लिखो तो तुमको समझ में आएगा, एक बॉडी पर दोनों होंगे तो मोनोसियस, एक बॉडी पर एक होगा तो डायोसियस।
तुम मोनो और डाई पर गए तो तुम एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत करके आओ। फिर बेटा कुमारी नीतू यादव, बेटा मोनोसियस कैसी होगी कंडीशन? मोनो का मतलब एक, पर दोनों। हो गया? अब शुरू से शुरू करते हैं, आ जाओ। मेल गेमेटोफाइट मेल गेमेट प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर क्या कहलाएगा? मोनोसियस या डायोसियस? शाबाश, डायोसियस, क्योंकि एक बॉडी पर एक टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन है। ठीक, अब बताओ फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर क्या कहलाएगा? मोनोसियस या डायोसियस? डायोसियस, क्योंकि एक बॉडी पर एक टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन है। ठीक, अब बताओ स्पोरोफाइट गैमेट को बियर करने, प्रोड्यूस नहीं, स्पोरोफाइट गैमेट को बियर करने के बिहाफ पर क्या कहलाएगा? शाबाश, मोनोसियस, क्योंकि एक बॉडी पर दोनों है। देखो गैमेटोफाइट तो एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्पोरोफाइट ने तो दोनों को अपने पास में रखा हुआ है, हाँ या नहीं? तो स्पोरोफाइट बियर करने के बिहाफ पर क्या कहलाएगा? मोनोसियस। अब बताओ स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर क्या कहलाएगा? होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस? स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर हेट्रोस्पोरस। शाबाश। अब अपन दूसरे वाले प्लांट की बात करते हैं। ये जो दूसरा प्लांट मैंने बनाया इस पर आए, बताओ ये मेल गेमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर क्या कहलाएगा? शाबाश, डायोसियस। ठीक है, अब बताओ स्पोरोफाइट गैमेट को बियर करने के बिहाफ पर, स्पोरोफाइट गैमेट को बियर कर, शाबाश, डायोसियस, क्योंकि एक बॉडी पर एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बताओ स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर, सेकंड वाली कंडीशन में स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करने के बिहाफ पर होमो 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 हो, देखा कर दी ना वही गलती जो मैं बोल रहा था। ये होगा बच्चों हेट्रोस्पोरस, ये होगा हेट्रोस्पोरस। अब नहीं आई समझ में? दो लेक्चर हो गए बच्चों, इस बात को बोलते हुए फिर बोलता हूँ स्पोरोफाइट होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस, इस बात का पता क्या स्पोरोफाइट को देख के चलता है? नहीं। क्या स्पोर को देख के चलता है? नहीं। क्या गैमेट को गैमेटोफाइट को देख के चलता है? हाँ। अगर एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस, और एक गैमेटोफाइट पर एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस। तो बताओ ये यहाँ पर एक गैमेटोफाइट पर एक टाइप का गैमेट बन रहा है ना, तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस कैसे हुआ? हेट्रो ही होगा ना बेटा। आई समझ में बात? ध्यान रखना स्पोरोफाइट होमोस्पोरस है हेट्रोस्पोरस है, इस बात का पता स्पोरोफाइट को देख के नहीं चलता, स्पोर को देख के नहीं चलता, किसको देख के चलता है? गैमेटोफाइट को देख के चलता है। अगर एक गैमेटोफाइट पर एक टाइप का गैमेट बन रहा है तो ये कंडीशन कहलाएगी हेट्रोस्पोरस। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस की जो डेफिनेशन आपने फीड कर रखी है वो दूर करो, कि जब प्लांट एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो वो होमो होगा, और दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो हेट्रो होगा। ऐसी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। स्पोरोफाइट होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस, इस बात का पता सिर्फ एक चीज को देख के लगता है, और वो है गैमेटोफाइट। अगर एक गैमेटोफाइट पर दोनों टाइप के गैमेट बन रहे हैं तो स्पोरोफाइट होमोस्पोरस, और एक गैमेटोफाइट पर किसी एक टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस होगा। क्लियर है? आपको यह भी बता दूं ये कंडीशन पाइनस समेत मिनिमम जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, जबकि ये सिचुएशन साइकस समेत मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरस। सुनना, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरस। इसका मतलब एक चीज अपने आप जुड़ गई कि सारे जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट हमेशा डायोसिस, सारे जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट हमेशा डायोसिस हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। क्या होती है? स्पोरोफाइट। ठीक है, तो हम पहले स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा ही मैंने बताया जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अपन अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल प्लांट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पर लगता है मेल कोन। मेल कोन किससे मिलकर के बनेगा साहब? माइक्रोस्पोरोफिल से। ये माइक्रोस्पोरोफिल है, देखो ये सारी माइक्रोस्पोरोफिल इस तरह से मिलकर के क्या बनाती है? मेल कोन बनाती है। ये माइक्रोस्पोरोफिल पर लगती है माइक्रोस्पोरेंजा, और माइक्रोस्पोरेंजा में माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी तरह से दूसरा फीमेल प्लांट होता है, उस पर लगेगा फीमेल कौन। फीमेल कौन किससे मिलकर बनेगा? मेगास्पोरोफिल से। ये मेगास्पोरोफिल मिलकर के फीमेल कौन बनाती है। इस पर डेवलप होती है मेगास्पोरेंजा। मेगास्पोरेंजा को हम ओव्यूल बोलते हैं। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजा इज कॉल्ड ओव्यूल।
इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। हर मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल नहीं कहते हैं। जिस मेगा स्पोरेंजिया के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट होता है उसे हम ओव्यूल बोलते हैं। ठीक, इसमें होगी मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसके अंदर होगा मियोसिस। देखो आप, मियोसिस हुआ, मियोसिस होते ही स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म। याद करो, मियोसिस के ठीक बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफिटिक जनरेशन शुरू होगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनेंगे मेगास्पोर। ये गेमेटोफिटिक जनरेशन यहां से शुरू, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर बनाएगा मेल गेमेटोफाइट, और मेगास्पोर जर्मिनेट होकर बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। ये पोलन ग्रेन के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनी गई है, और फीमेल गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में बेसिक डिफरेंस होता है। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो एन होता है। एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n ट्रिप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। देखो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंडोस्पर्म बन गया, जबकि एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। काम दोनों का सेम, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर बोलता हूं, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म एन होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का 3n होता है। जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। काम दोनों का सेम, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मेल गेमेटोफाइट से डेवलप होंगे मेल गेमेट, फीमेल गेमेटोफाइट या एंडोस्पर्म से डेवलप होगी आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का लास्ट ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया की जगह एम्ब्रियोसेक होता है, जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। आर्किगोनिया में डेवलप होगा फीमेल गेमेट, जिसे हम बोलते हैं एग। अब मेल फीमेल गेमेट के बीच में होगा फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं जूडियो साइफोन गेमी, दूसरे को बोलते हैं साइफोन गेमी। जूडियो का मतलब मोटाई, साइफोन का मतलब ट्यूब। तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक पहुंचने के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ट्यूब से, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तेल के। देखो, कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल की है ट्यूब से, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तेल के। टॉप शेप लट्टू के आकार का मेल गेमेट होता है। इसके पास मोटिलिटी स्ट्रक्चर होती है। ये पोलन ट्यूब, कुछ टाइम के बाद में पोलन ट्यूब बस्ट हो जाती है, तो ये लिक्विड मीडियम में आ जाता है। ऐसा देखने को मिलता है लोअर जिम्नोस्पर्म, और बेस्ट एग्जांपल है इसका साइकस। तो ये है जूडियो साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी में पोलन ट्यूब सीधा मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक छोड़ करके आती है। ऐसा देखने को मिलता है हायर जिम्नोस्पर्म। बेस्ट एग्जांपल है पाइनस। ठीक है, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट में होगा माइटोसिस, माइटोसिस से बनेगा एम्ब्रियो। मैंने बताया था, जिस दिन स्पोरेंजिया में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा उसे बोलेंगे सीड। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन है, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सीड। सीड क्या है? ओव्यूल विद मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। जिस मेगा स्पोरेंजिया के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट डेवलप होता है। इंटेग्यूमेंट ऐसी स्ट्रक्चर, ये मेगा स्पोरेंजिया है, ये इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज कॉल्ड ओव्यूल। सीड बना, जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? स्पोरफाइट। अब अपन मेल प्लांट और फीमेल प्लांट को अलग अलग पढ़ते हैं। अब स्पोरफाइट, मेल कोन, माइक्रोस्पोरफिल, माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस, माइक्रोस्पोर और मेल गेमेटोफाइट। बीच में माइक्रोस्पोरेंजिया भी आएगी, आगे आ जाएगी। देखो, ये मेल स्पोरफाइट, मेल प्लांट। ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल मिल करके क्या बनाते हैं? कोन। ये मेल कोन हो गया। अब अपन एक लीफ को अलग निकाल रहे हैं। ये देखो, ये माइक्रोस्पोरोफिल, इस पर लगती है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर, ये बन गए माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन माइक्रोस्पोरेंजिया में ही शुरू हो जाता है। टेरिडोफाइटा में क्या होता था? जैसे ही स्पोर मैच्योर होता था, स्पोरेंजिया फट जाती थी और ये बाहर निकलता था, जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बनता था। अब एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के अंदर ही होगा। देखो आप, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखो, स्पोर जर्मिनेट होकर मेल गेमेटोफाइट बना रहा है। कहां बना रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, इसे पोलन ग्रेन बोलते हैं। कुछ टाइम के बाद में माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगी और मेल गेमेटोफाइट बाहर आएगा, लेकिन सॉइल में नहीं आएगा। कहां जाएगा? फीमेल प्लांट पर। ठीक है, ये पोलन ग्रेन बाहर आ गया। अब मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे जा रहा है? हवा से उड़ करके जा रहा है। एनिमोफिली बोलते हैं, पॉलिनेशन होता है। बताया था ना, जिम्नोस्पर्म कंप्लीटली सक्सेसफुल प्लांट है। मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे जाएगा? पानी में तक नहीं जाएगा। यहाँ कैसे जाता है? एनिमोफिली। साइकस में 5 सेल होती है, एफिड्रा में, पाइनस में 6 सेल होती है। मेच्योर मेल गेमेटोफाइट। अब 5 सेल का मतलब क्या होता है ये समझाता हूं। आ जाओ, देखो, ये है
माइक्रोस्पोर। ये है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के बाहर की तरफ होती है एक्साइन और अंदर की तरफ होती है इंटाइन। अभी तक क्या होता था, जैसे ही स्पोर मेच्योर होते थे स्पोरेंजा बस्ट हो जाती थी, स्पोर बाहर आता था, जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाता था। अब स्पोर का जर्मिनेशन इस स्पोरेंजा के अंदर ही शुरू होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर है, इसका जर्मिनेशन यहीं पर शुरू होगा। सीड जब जर्मिनेट होता है तो दो चीज बनती है, रेडिकल और प्रिमोर। लेकिन जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो एक अनइक्वल डिवीजन होता है। जैसे दो सेल बनती है, एक छोटी और एक बड़ी। जो छोटी सेल बनती है उसे बोलते हैं प्रोथेलियल सेल, और जो बड़ी सेल बनती है उसे बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल। अब देखो, प्रोथेलियल सेल में कोई डिवीजन नहीं होता, प्रोथेलियल सेल में कोई डिवीजन नहीं होता। एंथ्रीडियल सेल वापस डिवाइड होती है, एक अनइक्वल डिवीजन बनाती है, एक छोटी सेल बनाएगी एक बड़ी बनाएगी। जो छोटी सेल बनती है उसे बोलते हैं जनरेटिव सेल, और जो बड़ी सेल बनती है उसे बोलते हैं ट्यूब सेल। इस स्टेज पर पहुंच करके साइकस के अंदर, अपन यहां पर बात कर रहे हैं साइकस के बारे में। ठीक है, साइकस में जैसे ये स्ट्रक्चर 3 सेल स्टेज में पहुंचती है, माइक्रोस्पोरेंजा बस्ट हो जाती है। अब ये कहा जाएंगे, फीमेल प्लांट पर। फीमेल प्लांट में जाकर के ये पोलन चेंबर में टक जाएंगे। बाकी का डेवलपमेंट फीमेल प्लांट में होगा। जैसे ये फीमेल प्लांट पर पहुंचते हैं, वैसे ही प्रोथेलियल सेल और ट्यूब सेल में कोई डिवीजन नहीं होता। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है, स्टॉक सेल और बॉडी सेल। जैसे ही स्टॉक सेल और बॉडी सेल का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही एक्साइन बस्ट हो जाती है, इंटाइन पोलन ट्यूब बनाती है, और बॉडी सेल डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बनाएगी। एक्साइन बस्ट हो जाती है, इंटाइन पोलन ट्यूब बनाती है, और बॉडी सेल डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। देखो आप, ये इंटाइन ने बनाई है पोलन ट्यूब, एक्साइन बस्ट हो गई, ट्यूब सेल बॉडी सेल ने डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बना दिए, स्टॉक सेल और प्रोथेलियल सेल। ये है पोलन ट्यूब और ये दो मेल गैमेट बन गए साहब। अब देखो, यहां से एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साहब। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब देना। जिम्नोस्पर्म में मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पर जाने वाली स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट? लिखो, जिम्नोस्पर्म में मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पर जाने वाली स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट। देखो बच्चों, जब तक इस सेल में डिवीजन नहीं हो रहा तब तक ये माइक्रोस्पोर है। जैसे ही इस सेल में डिवीजन हुआ, इसे बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो बताओ, आप यहाँ पर किसका डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोर का, मेल गैमेटोफाइट का? तो हम यहाँ पर किसका डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट का। ठीक, अब बताओ, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, या यूं कहे, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पर जाने वाली स्ट्रक्चर है, मेल गैमेटोफाइट या रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट? लिखो, रेडियोस मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि 3 सेल स्टेज में मूव कर जाता है और बाकी का डेवलपमेंट आगे चल करके होगा। तो देखो, जो मेल गैमेटोफाइट है इसका डेवलपमेंट दो जगह पर होता है। इस लाइन के पहले वाला डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। इसे बोलते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन के पहले। इसके बाद का कहां पर हो रहा है, पोलन चेंबर ऑफ ओव्यूल पोलन चेंबर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया। इसे बोलते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पॉलिनेशन के बाद का डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइकस में 5 सेल स्टेज होती है। आप देखते हैं साइकस में कैसे 5 सेल स्टेज होती है। कलर अच्छा नहीं है यार, ये देखो साइकस में 5 सेल कैसे है, देखना। प्रोथेलियल सेल एक, स्टॉक सेल एक, ट्यूब सेल एक, और मेल गैमेट दो। हो गई 5 सेल। देखो, 1 2 3 और ये 2 है, तो हो गए 5। क्लियर है साहब?
ये 5 सेल होगी। साइकस में इसी तरह से साइकस के अंदर पाइनस के अंदर 6, इफिड्रा में 7, इस टाइप से होती है। ठीक, चले अब फीमेल प्लांट की बात करते हैं बच्चों। फीमेल प्लांट के अंदर आप देखो वही सेम स्पोरोफाइट फीमेल कोन। एक बात बता दूं, साइकस के अंदर फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। बाकी सारे जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल कोन बनते हैं, लेकिन साइकस में फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है स्टेम के टॉप पर लगती है और ऐसे कोन बनाती है। साइकस में मेगास्पोरोफिल टॉप पर नहीं करे, थोड़ा नीचे लगती है, इसलिए यहाँ पर कोन का फॉर्मेशन नहीं होता। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, फीमेल गेमेटोफाइट, आर्किगोनर, एक, ये सारी चीजें भी डायग्रामेटिकली देखते हैं। आओ, ये फीमेल प्लांट है, मेगास्पोरोफिल मिलकर के बनाती है फीमेल कोन। एक मेगास्पोरोफिल को अपन अलग करते हैं, मेगास्पोरोफिल पर लगती है मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मौजूद होगी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, ये देखो मेगास्पोरेंजिया के चारों तरफ कवरिंग डेवलप होती है, इंटेगुमेंट। न्यूसिलस मेगास्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम होता है। तो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड, बन गया कवरिंग। अब देखो इसके अंदर न्यूसिलस या मेगास्पोरेंजिया के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, देख रहे हो थोड़ी सी लार्ज हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। अब यहाँ पर हर तरह का कंपटीशन होता है, स्पेस को लेकर के, सर्वाइवल को लेकर के, फूड को लेकर के। तो 3 मेगास्पोर स्वेच्छा से डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, जो बचता है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। देख रहे हो, बाकी के 3 डीजनरेट हो गए। अब ये सिंगल सेल है, सबसे पहले अपना साइज इंक्रीज करती है। अब इसके अंदर होता है FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिससे ये यूनि न्यूक्लियोटाइड से मल्टी न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब होगा इसमें सेलुलराइजेशन, जिससे ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड से मल्टी सेलुलर हो जाती है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फीमेल गेमेटोफाइट या एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की इनिशियल सेल्स आर्किगोनल इनिशियल की तरह बिहेव करना शुरू करती है, देखो, और फाइनल स्ट्रक्चर हमारे सामने ऐसी आ जाती है। इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, दोनों को मिला के बोलते हैं ओव्यूल। आर्किगोनल चेंबर है जहां पर लिक्विड होगा, आर्किगोनल फ्लूइड, इसमें तैर करके जाएगा लोअर जिम्नोस्पर्म, पानी में तैर के नहीं जा रहा, लिक्विड आर्किगोनल फ्लूइड में तैर करके जाएगा। ठीक है, माइक्रोपाइल कुछ सेल डिजनरेट होकर जगह बनाती है जहां से मेल गेमेट अंदर एंटर होगा। पोलन चेंबर, ये वो जगह है जहां पर मेल गेमेट में बाकी का डिवीजन होगा। अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, पोलन चेंबर ऑफ ओव्यूल, यही है वो पोलन चेंबर जहां बाकी का डिवीजन होता है। आर्किगोनिया है एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट हुआ। अब मेल फीमेल गेमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। जूडो का मतलब थोड़ा तैर के जाएंगे, थोड़ा ट्यूब से जाएंगे। लोअर जिम्नोस्पर्म बताया था साइकस, साइफन गेम मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक सीधा ट्यूब से जाएगा, बताया था पाइनस। ये देखो आप, ये पूरी स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोपाइल एंड से ये पोलन ग्रेन एंटर हुआ, ये पोलन ग्रेन दिख रहा है, इससे पोलन ट्यूब बनी, 2 मेल गेमेट अंदर गए, मेल फीमेल गेमेट की फ्यूजन से क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट में माइटोसिस से एम्ब्रियो। ठीक, जायगोट से एम्ब्रियो, सीड और स्पोर। खास बात, जो जिम्नोस्पर्म का सीड होता है ये 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सी 3 जनरेशन है देखो, एक होती है ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक होती है न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन, और एक होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब देखो इस सीड में कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कलर पर ध्यान देना। ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूसिलस, क्यों, क्योंकि पीछे से चलता हुआ आ रहा है। न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एम्ब्रियो, क्योंकि ये आगे आने वाली जनरेशन को दिखाएगा। और गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या एन है, वो है एंडोस्पर्म एन होता है, हाँ या नहीं। गैमेटोफिटिक जनरेशन एंडोस्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ओव्यूल विद एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। ओव्यूल क्या बताया मैंने, इंटीग्रेटेड मेगास्पोरिया। ठीक है साहब, न्यूसिलस ओल्ड, न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन को एम्ब्रियो, और गैमेटोफिटिक जनरेशन को एंडोस्पर्म। आयुष बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो इस तरह से 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके चारों तरफ किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए हम नेकेड सीड के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है साहब, चलिए अब बात करते हैं साइकस की। साइकस को फर्न पाम या सागो पाम के नाम से जानते हैं। सागो आप याद हो तो व्रत में जो साबुदाना खाते हैं उसको साइकस से ऑब्टेन्ड होता है, उसका नाम है सागो।
इसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं, रिलिक ऑफ पास्ट। पूरे प्लांट किंगडम में सब कुछ सबसे बड़ा बड़ा अगर किसी में होता है तो इनमें होता है ओव्यूल, एग, मेल गेमेट, मेन कौन लार्जेस्ट है। इनमें जो मेल गेमेट होता है ये मोटाइल होता है, मल्टीसीलिएटेड होता है, टॉप शेप लट्टू के आकार का होता है, कुछ इस टाइप से दिखता है, देखो ये इस टाइप से। और ये 4 से 5 रिंग में मोटिलिटी स्ट्रक्चर इसके ऊपर मौजूद होती है। ये लट्टू के आकार का होता है, टॉप शेप। इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिल्डन्स होते हैं और फीमेल कोर एब्सेंट होता है। मैंने आपको बताया ना फीमेल कोर नहीं होता क्योंकि मेगास्पोरोफिल का फॉर्मेशन टॉप पर नहीं होता, थोड़ा नीचे होता है। हर पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। देखो आप, मेगास्पोरोफिल और ये मेल कोर। गिंगोएल्स में हम बात करेंगे गिंगो बाइलोबा की, लिविंग फॉसिल है, एनसीईआरटी का डायग्राम में कभी पूछा जा सकता है। खास बात, गिंगो बाइलोबा हायर जिम्नोस्पर्म होता है, लेकिन फिर भी इसमें मेल गेमेट मोटाइल होता है। इसे भरोसा नहीं था कि पोलन ट्यूब इसे छोड़ करके आएगी, इसलिए गेमेट ने अपनी मोटिलिटी को मेंटेन रखा। बाद में फिर मेल गेमेट ने मोटिलिटी को लॉस कर दिया। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है? एंडोस्पर्म एन स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस 2n स्ट्रक्चर होती है। मेगास्पोरेंजिया को बोलते हैं हम न्यूक्लियस, और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बनने वाली हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक। पाइनस की बात करें तो पाइनस को पाइन्स के नाम से जानते हैं, इससे एक रेजिन निकलता है, इसका नाम है टर्पेंटाइन। इसे चिलगोजा पाइन या चीर पाइन के नाम से भी जानते हैं। देखो आप, पाइनस मोनोसियस है, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल को दोनों बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके माइक्रोस्पोर और सीड के अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर विंग्स पोलन्स पाए जाते हैं, पंख होते हैं साहब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, विंग पोलन ग्रेन। ठीक, ये देखो ये विंग्स है, सीड में और पोलन ग्रेन के अंदर। There are 2 requirement for seed formation. Plant should be heterosporous और germination of megaspore should be endosporic. मैंने बताया ना साहब, ये स्पोरेंजिया है और ये मेगास्पोर है। अगर मेगास्पोर बाहर जर्मिनेट होगा तो वहीं पर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, वहीं फीमेल गेमेट बनेगा। फर्टिलाइजेशन अब यहाँ पर हमेशा इंटरनल है, तो मेल गेमेट चलता हुआ आएगा, मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से जायगोट और जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अगर एम्ब्रियो स्पोरेंजिया के बाहर बन रहा है तो सीड कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर ये मेगा स्पोरेंजिया है और ये मेगा स्पोर है, तो इस मेगा स्पोर को यही जर्मिनेट होकर के बनाना है मेल गेमेटोफाइट, इस पर लगेगा मेल गेमेट, मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से बनेगा जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो प्लस एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। ध्यान रखना, जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर शुड बी एंडोस्पोरिक। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। एंथ्रिडा का लास्ट ग्रुप होता है साहब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ये एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से आर्कियोगोनिया का लास्ट ग्रुप होता है साहब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर आर्कियोगोनिया एब्सेंट होती है, वो एम्ब्रियो से होता है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या हुआ? गैमेटोफाइट रिड्यूस होते चले गए, स्पोरोफाइट वेल डेवलप होते चले गए। देखो कैसे, गैमेटोफाइट मोस्ट रिड्यूस, एंजियोस्पर्म ओनली गैमेट्स, मोस्ट डेवलप इन मॉस। आपको याद हो तो लीफ लाइक होता है, इट इज नॉट ट्रू लीफ, इट इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। सबसे डेवलप गेमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट मोस्ट रिड्यूस, थैलोफाइटा एल्गी में केवल जायगोट है, मोस्ट डेवलप एंजियोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी होती है। एक पूरा कंपैरिजन आपके सामने है साहब। प्लांट बॉडी की बात करूं तो थैलस, थैलस मैंने पहले ही जोड़ देके बताया, वो प्लांट बॉडी जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में होती है। उसके बाद सब जगह मेन प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट। एम्ब्रियो सिर्फ थैलोफाइटा में नहीं बनता, बाकी सब में बनता है। जिनमें एम्ब्रियो बनता है उसे बोलते एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एम्ब्रियोफाइट्स में कौन आएंगे? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स में कौन आएंगे? थैलोफाइट्स। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट से देखने को मिलता है। तो वेस्कुलर टिश्यू किस किस में मिलते हैं? टेरिडो, जिम्नो और एंजियो के अंदर मिलते हैं। ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स टेरिडोफाइट बोलते हैं। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया था, ऊपर से लेकर नीचे तक आप 10 बार बॉडी को देख लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये सेक्स ऑर्गन है। जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा ये सेक्स ऑर्गन है। तो जिनमें बॉडी को देख करके सेक्स ऑर्गन्स को पता नहीं चलता उसे बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। ऐसा 3 जगह होता है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बिना किसी की मदद के आप बता दोगे ये सेक्स ऑर्गन है। आज मैं आपको एक ऐसे एंजियोस्पर्म में प्लांट के सामने ले आकर खड़ा कर दूं जिसे आपने अपने जीवन में पहले नहीं देखा, तो बिना किसी की मदद के आप बता देंगे सर ये फ्लावर है। वो होते हैं फेनरोगेम्स। ये होते हैं क्रिप्टोगेम्स जिनमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं। ठीक, जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा सेक्स ऑर्गन से। उसमें आते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। उसमें भी वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं, टेरिडोफाइट क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं। इसकी अपोजिट टर्म है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट आते हैं।
ओव्यूल सीड जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मिलता है, जैसे कि हमने बात करी ओव्यूल दोनों में है। ओव्यूल के चारों तरफ कवरिंग एंजियोस्पर्म में होती है, जिम्नो में नहीं होती। ओवरी या फ्रूट एंजियो में मिलती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथीडियम, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जैसा कि मैंने बताया टेरिडोफाइट का लास्ट ग्रुप होता है एंथीडिया, ठीक है। एंथीडिया का लास्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल है और एंजियोस्पर्म में स्टेमन। फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी के अंदर होता है ओगोनियम और ब्रायोटेरिडो जिम्नो में होता है आर्कीगोनियम। आपको मैंने बताया जिन ग्रुप में आर्कीगोनिया होती है उन्हें आर्कीगोनिएटी बोलते हैं। तो आर्कीगोनिएटी में कौन कौन आएगा? ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो। एंजियोस्पर्म में होता है कार्पल, ठीक है। जुडोगेमी, मेल गेमेट छोटा और मोटाइल है, फीमेल गेमेट बड़ा और इमोटाइल है, और मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक वाटर की हेल्प से तैरता हुआ जा रहा है। इस टाइप का फर्टिलाइजर जुडोगेमी। कहाँ कहाँ देखी? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इनमें मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक कैसे जाएगा? पानी में तैर के जाएगा। साइफन गेमी में पोलन ट्यूब से जाता है। ट्रू फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। सम स्पेशल पॉइंट, सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल फंजाई। ये 4 पॉइंट से पिछले 10 साल से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। 4 पॉइंट आपके टिक पर होनी चाहिए। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज इज नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। ऐसे ही एक है स्विस चीज। स्विस चीज की खास बात होती है इसके अंदर बड़े बड़े पोर्स होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं। किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है प्रोपिनियम बैक्टीरियम शेरनाई। ये भारी मात्रा में CO2 रिलीज करता है जिसकी वजह से इनमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। टोडी साउथ इंडिया में पिया जाने वाला एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है क्योंकि पाम प्लांट के सैप में फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। फर्मेंटेड सैप ऑफ पाम प्लांट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये क्लॉट बस्टर का काम करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है जो कि एक फंगस से निकलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ध्यान रखना ये फंगस है। ऐसे स्टेटिन्स होती है एक यीस्ट मोनेस्कस पर्पुरिया से निकलती है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट के तौर पर काम में आती है, ठीक। कुछ पॉइंट्स हैं जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट मैंने दिए हैं जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 microbes very useful in genetic engineering, E. coli and Agrobacterium tumefaciens। ध्यान रखना E. coli used in एनिमल्स के लिए अंदर काम में लिया गया इसको, और एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens यूज फॉर प्लांट्स के लिए इन्हें काम में लिया गया। ब्रिंजल के अंदर रूट नोट डिजीज होती है जो कि मेलियोकार्डियम इनकॉग्जिनेटा से होती है। मिक्सोमाइसिटीज याद करो किसको बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड का नाम है, याद है? स्लाइमी मास ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म हैविंग सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एनगल्फ करते हैं इस चीजों को, ठीक है। एनगल्फिंग फूड, फर्मेंटेशन और जूस। बेंथामिन करके क्लासिफिकेशन में टर्म है ऑर्डिनेंस एनोमली। इसका क्या मतलब होता है? बेंथामिन करके क्लासिफिकेशन में कुछ ऑर्डर ऐसे थे जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था और जिनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं थी। उन सबको उठाकर उसने एक ग्रुप में रखा जिसका नाम था ऑर्डिनेंस एनोमली। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्रोमेटोफोर मैंने बताया था। क्रोमेटा मतलब कलर, फोर का मतलब बियर करना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिस मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं उसे बोलते हैं क्रोमेटोफोर, ठीक है। एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है। प्रोथेलस टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट को बोलते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मतलब टेरिडोफाइट होते हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जब एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरेशन टाइमिंग डिफर करी। और दूसरा, एंथ्रोजोइट्स एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। तो मेल बॉडी छोड़कर चला जाएगा और कोई बाहर से मेल चलता हुआ आएगा जो आर्कियोनिया के साथ में फ्यूज होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। इन जिम्नोस्पर्म आज ही पढ़ा है। पोलन चेंबर याद करो। पोलन चेंबर ओव्यूल के अंदर मिलने वाली वो स्ट्रक्चर है जहां पर पोलन ग्रेन आकर के ठहरेगा और बाकी का डिवीजन करता है। याद है 3, 4, 5 सेल बनती है। रिप्रेजेंट ए कैविटी ऑफ ओव्यूल इन विच पोलन ग्रेन आर स्टोर आफ्टर पोलिनेशन। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी मैंने आपको बताई थी, बीटल टोटम ने दी न्यूरोस्पर्म पर काम करके। सेलुलोज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ पाइथियम। फंगस होता है। पाइथियम किसका मेंबर होता है? क्लास ओमाइसिटीज का मेंबर होता है। और मैंने बताया था एक्सेप्शनली क्लास ओमाइसिटीज में सेल वॉल सेलुलोज की होती है। रिंगवर्म ह्यूमन के अंदर फंजाई कॉज करती है और सिकोया सबसे लंबा प्लांट होता है, टॉलेस्ट ट्री। ये आपकी लास्ट स्लाइड है, ठीक। अब पहले मैं आपको हैंडआउट भेजता हूं, उसके बाद आप लोगों की सुनूंगा। अभी अब कोई कमेंट मत लिखना, नहीं तो वो इतना ज्यादा ऊपर नीचे चला जाता है कि मैं जवाब नहीं दे पाता।
अभी रुक जाओ, पहले मैं हैंड आउट भेजूँ आपको, फिर मैं पूछूं तब आप अपनी बात कहना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। रुको, कहाँ गया कर्सर? टू 51। संस्कार, आई विल फाइंड यू एंड आई विल थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए बच्चों आपको। एक मिनट में लिंक भी शेयर कर रहा हूँ आपको, फिर आपसे बात करता हूँ। हैंड आउट मिल गया? प्लीज रिप्लाई। बेटा रिफ्रेश करो सिस्टम को, मैंने हैंड आउट और लिंक दोनों भेज दिए, एक बार चेक करो। भेज दिए मैंने, एक बार चेक करो थोड़ा सा। हाँ मिल गया ना, देखो आदित्य ने बोला आ गया, चलो ठीक है। रही बात मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर भेज रहा हूँ 9829130782। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9829130782। एक मिनट रुको, ठीक है। अगर आपको मेरे को कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भेजना है तो मैं मेरी मेल आईडी दे रहा हूँ SUNDAY sir@yahoo.com। ठीक है, ये संडे सर 15 संडे सर yahoo.com। ठीक है, आप कल मिलेंगे ना ऑफलाइन में? नहीं, मेरा आज खत्म हो गया बच्चों। हैंड आउट वापस भेजूं? हैंड आउट नहीं मिला क्या? चलो एक बार मैं वापस रिसेंड कर रहा हूँ, रुकना एक मिनट, अब बातचीत बाद में करेंगे, रुको। हैंड आउट एक बार और भेज देता हूँ। वापस भेज दिया बच्चों, एक बार रिफ्रेश कर लेना। सर मैं आपने ऑफलाइन में पढ़ाएंगे क्या? नहीं बेटा, मेरा आज खत्म हो गया, अभी तक मैसेज नहीं आया, मैसेज आ जाएगा, चिंता मत करो। सर इन टेरिडिफाइड डिगेमिडिफाइड आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल। सर यू आर ऑसम, अच्छा थैंक यू वेरी मच। स्ट्रक्चर फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर इन ब्रायोफाइट बताया था ना, पेरिस्टोमल टीथ होता है मार्किंचे के अंदर इलेटर्स होते हैं। ऑफलाइन का टाइम क्या है वो आपको मैसेज आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो हैंड आउट वापस ही आ जाता है, अभी आ जाएगा बेटा, चिंता मत करो, मैं भेज दिया। चले जी, बहुत बढ़िया साहब, थैंक यू वेरी मच। 20 साल के अपने टीचिंग करियर में पहली बार ऐसा हुआ है बच्चों कि मैंने बिना बच्चों को देख करके पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ में पूरी तरह से जस्टिस करने की कोशिश की है। मेरा वादा है 7 लेक्चर के अंदर जो डाइवर्सिटी मैंने आपको पढ़ाई है बच्चों, उससे एग्जामिनेशन के अंदर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसा मान के चलो कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर डाइवर्सिटी आते हैं। आखिरी में जाते जाते 5 मिनट बचे हैं, तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से सुने।
प्लीज कमेंट बंद करें तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी बराबर। प्लीज 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 रुक जाओ। बायोलॉजी के अंदर बस अक्सर बच्चे का एक ही जवाब क्वेश्चन होता है, सर क्वेश्चन कहाँ से करें। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, बायोलॉजी को मैंने जिया है साहब, इतने साल 20 साल मेरे को पढ़ाते हुए हो गए, और तकरीबन 10 साल मैंने खुद बायोलॉजी पढ़ी है, तक 30 साल के मेरे करियर के अंदर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें हर लाइन से 10-10 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मान के चलो एक लाइन से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोई किताब ऐसी नहीं बनी है जो उस एक लाइन के 10 के 10 क्वेश्चन आपको करा। तो बायोलॉजी में कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की जाती। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स केमिस्ट्री में करो, जमाने भर के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में क्या करना, पढ़ना है, रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग। जितना ज्यादा आप रीड आउट कर सकते हैं उतना अच्छा। मेरा पर्सनल लेवल पर ऐसा मानना है, अगर आप सहमत हो तो बहुत बढ़िया। बायोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसे कम समय देकर के ज्यादा बार पढ़ा जाता है, ना कि ज्यादा समय देकर के कम बार पढ़ा जाता है। बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर मैंने 15 दिन लगाए और 15 दिन लगा करके मैंने डाइवर्सिटी कंप्लीट की। नवंबर के महीने की बात बता रहा हूँ, 15 दिन लगाए, डाइवर्सिटी पूरी कंप्लीट। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, एक महीने बाद में वापस जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। इसका जगह क्या करना है, आप हर महीने या हर 15 दिन में एक दिन डाइवर्सिटी के लिए निकालो और उसे पूरा पढ़कर कर लो। कभी भी बायोलॉजी में ये चीज चेक नहीं करनी मुझे कितनी चीजें टिप पर आती है। ऐसा करूंगा, अरे मेरे को खुद को डाइवर्सिटी आज तक टिप पर नहीं, लेकिन जब मैं सामने आकर के बैठता हूँ, क्वेश्चन मेरे सामने आता है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, तो अपने आप जवाब निकल के आता है। मैंने चीजों को इतनी ज्यादा बार पढ़ा है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी ये रीटोटल करने की कोशिश मत करो कि मेरे को क्या आता है। जब क्वेश्चन सामने आएगा आपके पास जवाब अपने आप आएगा। तो चीजों को कम समय देकर के ज्यादा बार पढ़ो, रिपीटेटिव फॉर्म में पढ़ो। बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप अपना समय खराब करेंगे। यहाँ कोई ब्रेन वाली बात नहीं है बच्चों। क्वेश्चन सामने आएगा, ऑप्शन आएगा। ऑब्जेक्टिव कितनी सीधी चीज है, देखो यार, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन वही है, हमको मैच करना होता है बस। तो ज्यादा अच्छा है बच्चों, किसी भी बुक को या प्रेफर करने से ज्यादा अच्छा है आप चीजों को बार बार पढ़ें, चीजों को कम समय दे करके ज्यादा बार पढ़ें, एक पीरियोडिक टाइमिंग में रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कोई दिक्कत हो तो मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिया। व्हाट्सएप नहीं है क्योंकि मोबाइल में इस तरह का यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन सोशल मीडिया पर टाइम ज्यादा स्पेंड करते नहीं है, अपन लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड है। अभी भी जाऊंगा तो घर वाली इंतजार में बैठी होगी, 2-4 घर में जाकर के मिल करके आएंगे, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करता नहीं हूँ। तो खुश रहे, मस्त रहे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो मैं आपके साथ हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।